हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। मैं एलके खत्री एक बार फिर से आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द रिड्यूस फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार बड़े स्टैंडर्ड्स में 9, 10, 11, 12 में जब हम फाइनल आंसर लिख रहे होते हैं तो हमें फ्रैक्शन को रिड्यूस फॉर्म में करना पड़ता है। इवन कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए भी हमें रिड्यूस फॉर्म करना पड़ता है। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अ फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन इट्स रिड्यूस फॉर्म इफ 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यस, कोई भी फ्रैक्शन को हम तभी रिड्यूस फॉर्म बोल सकते हैं जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? सिर्फ 1 होना चाहिए। यस, then to find the reduced form of a fraction we must divide its numerator and denominator by HCF, highest common factor। अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन का रिड्यूस फॉर्म निकालना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ता है उनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी क्या कि जो ज्यादा कॉमन चीज है उनमें नंबर है वो। अब हमें डायरेक्टली अगर नहीं आता है तो हम स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। वो किस तरह से होता है, लेट्स सी। स्टूडेंट्स, हम अपने फर्स्ट सम की तरफ आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं, ऐसी टेबल्स का बारे में बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से आपको रिड्यूस फॉर्म करना चुटकियों का खेल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने सम की तरफ, सम नंबर फर्स्ट की तरफ। अब फर्स्ट सम इज 12/16। अब स्टूडेंट्स, अगर मुझे इसका रिड्यूस फॉर्म निकालना है तो सबसे पहले जब हम छोटे स्टैंडर्ड्स में होते हैं, 5th 6th में होते हैं, तो हमें कुछ इस तरह से सिखाया जाता है कि पहले 12 के फैक्टर्स क्या हैं। तो 12 के फैक्टर्स हैं 2, 2, 3, यानी कि 2 to 4, 4, 3 12। इसी तरह से 16 के फैक्टर्स क्या हैं? तो 2, 2, 2 एंड 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16। मैंने दोनों डिजिट्स को उसके सिंपल फॉर्म में लिखा है। अब मैं क्या करूंगा, जो इनमें कॉमन चीजें हैं, कॉमन नंबर्स हैं, उसे मैं कट करूंगा। सबसे पहले मैंने 2, 2 कट किया नीचे ऊपर, फिर 2, 2 कट किया नीचे ऊपर। नाउ फाइनली व्हाट लेफ्ट, क्या बचा? अगर आप देखें तो अब और ज्यादा कुछ कट नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम नहीं बचा है। तो ऊपर न्यूमरेटर में 3 बचा, नीचे 2 बचे। इट मींस माय आंसर इज 3/4। सो दिस इज द माय फाइनल आंसर, जिसको मैं बोल सकता हूं सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म। किसका? 12/16 का। स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्टली कैसे करेंगे? क्या अब हम बड़े स्टैंडर्ड्स में आ चुके हैं, अब भी हम इस तरह से फैक्टर्स निकाल के देन उसको कट करके नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल टेक टाइम। एंड जैसे जैसे आप बड़े स्टैंडर्ड्स में आते हैं तो ये जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्टली आपके माइंड में होनी चाहिए, ना कि ऑन पेपर आपको करना पड़े। तो देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आपके सामने लिखा हुआ है 12/16, तो मैं वहां पे उसके फैक्टर्स निकालने नहीं बैठूंगा। मैं सबसे पहले चेक करूंगा क्या इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है। या तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर में कौन सा ऐसा टेबल है जो दोनों में एप्लीकेबल हो सकता है। तो जैसे मेरे माइंड में आता है यस 2, तो 2 के टेबल में 12 भी आता है, 2 के टेबल में 16 भी आता है। तो मैं क्या करूंगा, कट करके लिखूंगा ऊपर न्यूमरेटर में 2 6 नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा 2 8 वाई, क्योंकि 2 6 12 होता है और 2 8 16 होता है। देन फिर से मैं सोचूंगा क्या 6 और 8 कटते हैं? यस, फिर से 2 की टेबल में ही आते हैं। अब मैं क्या करूंगा, 2 की टेबल में 6 कब आता है तो 3 और 2 की टेबल में 8 कब आता है 4 तो मैं लिखूंगा 3/4। क्या अब दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और किसी टेबल में आते हैं? नो। तो दैट्स व्हाई 3/4 इज माय फाइनल आंसर। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर हम 2 2 लगाते हुए जा रहे हैं, क्या हम डायरेक्टली इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं? यस, अगर आपको टेबल्स, बड़ी टेबल्स तुरंत माइंड में आ रही हैं तो आप इसको डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं। सपोज कोई बच्चा सोचता है कि सर दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो वो क्या लिखेगा 4 3 एंड 4 4, क्योंकि 4 3 12 होता है, 4 4 16 होता है। तो डायरेक्टली उसका आंसर आ जाएगा 3/4। नाउ इट्स डिपेंड ऑन यू कि हाउ मच टेबल्स यू नो। इसीलिए मैंने अपना पहला वीडियो जो बनाया था टेबल्स को लेके कि हाउ कैन वी लर्न
टेबल्स फ्रॉम 2 to 99 इन इजी वे। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक शेयर की है, उसे जरूर देखिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। टेबल्स आपको बहुत काम आएंगे रिड्यूस फॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 8/10। अब 8/10 तो मैं तुरंत यही सोचूंगा कि दोनों नंबर्स कौन सी टेबल में आते हैं, तो मेरे माइंड में आ रहा है यस 2 की टेबल में। तो मैं क्या करूंगा, उसको कट करूंगा। 2 की टेबल में 8 कब आता है, 4 जा, और 2 की टेबल में 10 कब आता है, 5 जा। तो मैं क्या लिखूंगा, 4/5। क्या ये आगे और रिड्यूस होगा? नो। क्यों? क्योंकि दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते हैं। दैट्स व्हाई माय फाइनल आंसर इज 4/5। थर्ड नंबर सम देखें स्टूडेंट्स, तो इट्स 36/60। अब 36/60 मैंने लिखा, तो सबसे पहले अगर मेरे को हैबिट है बार बार 2 की टेबल ही चेक करने का, तो मैं 2 की टेबल से लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 2 18 जा, एंड नीचे क्या हो जाएगा, 2 30 जा। फिर मैं अगर देखूंगा तो फिर से 2 की टेबल लग रही है, तो 2 9 जा एंड 2 15 जा। अब 2 की टेबल नहीं लग रही तो अब मैं क्या देखूंगा, 3 की टेबल आ रही है, यस। तो 3 की टेबल कब आ रही है, तो बोले 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो 3/5। तो आपने देखा कैसे स्टेप बाय स्टेप हम उसको कट करते हुए गए। दैट्स व्हाई माय फाइनल आंसर इज 3/5। अब मैंने पहले भी कहा था, किसी बच्चे को डायरेक्टली टेबल्स आती हैं, वो सोचेगा सर 36 12 की टेबल में आता है और 60 भी 12 की टेबल में आता है, क्या मैं डायरेक्टली 12 की टेबल लगा सकता हूं? बिल्कुल लगा सकते हो। मैंने पहले ही कहा था वी हैव टू डिवाइड इट बाय HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पर कई बार क्या होता है, बच्चों को डायरेक्टली नहीं समझ में आता है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। दोनों तरीके अपनी जगह पे सही हैं। ये आपका माइंड शार्प कब होगा, जब आप ज्यादा रिड्यूस फॉर्म की प्रैक्टिस करेंगे। इसीलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि मैं जो भी टॉपिक सिखाता हूं उसके 50 सम्स मैं आपको होमवर्क में देता हूं। हमें डेली हाफ सेंचुरी मारनी चाहिए। अब तो हम ऑल्टरनेट डेज पे वीडियोस भेजते हैं, तो आपके पास इनफ टाइम है उन 50 सम्स को करने के लिए, इफ यू वांट टू रियली वांट टू मेक योर बेस स्ट्रांग। सो यहां पे अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करें तो क्या आ गया, 12 3 जा 12 5 जा, तो मैं आंसर इज 3/5। इसी तरह से नेक्स्ट फोर्थ सम देखें तो क्या दिया हुआ है, 90/108। अब 90 को अगर मैं 2 के टेबल से करूं तो 245 जा, और नीचे क्या आया 254 जा। अब इसके बाद मैं देखूं तो 2 की टेबल नहीं लग रही, तो मैं 3 की टेबल लगाने चाहूंगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके माइंड में क्लिक हो रहा है कि डायरेक्टली कोई बड़ी टेबल आ रही है माइंड में, तो उसे तुरंत अप्लाई करो। जैसे यहां पे मैं बोलूं तो 9 की टेबल लग रही, कोई बच्चा बोलेगा तो यस 9 5 जा एंड 9 6 जा 54, बिकॉज 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, तो मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6। अगर ये नहीं आता है तो आप 3 3 करके भी जा सकते थे। अगर आप 3 की टेबल लगाते हैं तो वहां पे क्या आता, जब आप 45 को काटते तो 15 आता, नीचे 18 आता। फिर से 3 की टेबल लगाते तो क्या आता, 3 5 जा एंड 3 6 जा, 2 स्टेप बढ़ जाते। रेदर देन अगर डायरेक्टली आ रहा है, इट्स वेरी गुड। देन ये मैंने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसे सवाल होते हैं कि सर अगर अचानक से हमें बीच में कोई बड़ी टेबल याद आ जाए तो हम वहां पे एप्लीकेबल कर सकते हैं कि हमने छोटी टेबल से स्टार्ट किया तो हमको स्टेप बाय स्टेप छोटी टेबल से जाना पड़ेगा। नो, यू कैन यूज एनी टाइम। आपके माइंड में सिर्फ वो टेबल क्लिक हो रही है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जा रहा है, तो वो आप कोई भी टाइम उसको अप्लाई कर सकते हो, वेदर इज स्टार्टिंग, वेदर इज मिडल, वेदर इज लास्ट। फिफ्थ सम देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है, 140/196। अब 140 को मैं 2 से काटूं तो ऊपर हो जाएगा 70, नीचे 196 को काटूंगा तो 98। देन वंस अगेन उसको 2 से काटूंगा तो क्या हो जाएगा 35, एंड नीचे क्या हो जाएगा 49। और अगर मैं इसको काटूं तो अब वो 3 की टेबल से नहीं कटेगा, वो 7 की टेबल में जाएगा। तो 7 5 जा 35, नीचे में देखूंगा 7 7 जा 49, तो माय आंसर इज 5/7। अगर डायरेक्टली किसी बच्चे को ये आ रहा है कि वो उसको कौन सी टेबल लगेगी, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि डायरेक्टली कौन सी टेबल लगेगी, यस थिंक आई एम गिविंग 1 मिनट टू यू, सोचिए, जल्दी सोचिए क्या हो सकता है। अगर मैं यहां पे डायरेक्टली कोई टेबल लगाने जाता तो कौन सी टेबल लग सकती थी, 14 की, 28 की, किसकी? सर 14, यस 14 की लगती तो आपको फिर से 2 भी लगाना पड़ता, पर अगर यहां पे 28 की आप टेबल लगाते तो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर 28 5 जा एंड 28 7 जा। पर स्टार्टिंग में नो डाउट डायरेक्टली टेबल्स याद नहीं आएंगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। नेक्स्ट 6th नंबर हम देखें तो इट्स 288/216।
तो यहां पे फिर से मैं 2 की टेबल लगाऊं तो क्या आ जाएगा 144 न्यूमरेटर में, नीचे क्या आ जाएगा 108, देन उसको फिर से काटूं तो क्या हो जाएगा इट्स 72 एंड 54, फिर से काटूं तो क्या हो जाएगा 36 एंड 27, स्टिल 2 की टेबल से ही जा रहा था, कट रहा था। अब 2 की टेबल में ऊपर तो लगेगा लेकिन नीचे नहीं लगेगा, तो मैं क्या सोचूंगा और कोई टेबल, तो 2 के बाद कौन सी टेबल आती है 3 की, तो मैं 3 से अगर काटूं तो वहां पे क्या होना चाहिए 3 की टेबल में अगर मैं काटता हूं तो ऊपर 12 आएगा और नीचे 9 आएगा। पर अगर मैं डायरेक्टली 9 की टेबल अप्लाई करूं तो, क्योंकि अब आपको याद आने लगेगा यार 9 में जा रहा है, 9 नीचे 3 आएगा ऊपर 4 आएगा, तो आप डायरेक्टली काट दो। तो यहाँ पे 9 4 जा 9 3 जा। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब टेबल आपको याद आ रही है, बड़ी है टेबल तो बीच में याद आ रही है, स्टार्टिंग में याद आ रही है, एंडिंग में याद आ रही है, यू कैन अप्लाई इट। तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पे आंसर 9 की टेबल लगाने के बाद क्या हो गया 4/3, सो दैट इज माय फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स देखा आपने रिड्यूस फॉर्म करना कितना इजी है, लेकिन बच्चों को 9th और 10th में भी ये चीजों में दिक्कत होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली उनका स्कोर कम हो जाता है, वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं और मैथ्स का फोबिया हो जाता है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान दीजिए। अब कई बार जब मैं सिखाता हूं तो बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, क्या सर कोई इजी वे है जिससे हमें पता चल जाए कि ये वाला जो डिजिट है न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है या इंटीजर है वो कौन सी टेबल में जा सकता है तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मेरे अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में पर्सनली ये नोट किया है 12 टेबल्स हैं जो आपको रिड्यूस फॉर्म करने में बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद बहुत रेयर केसेस में कोई ऐसा होता है कि टेबल एप्लीकेबल होती है, वो आपके 9 10 11 12 में तो एटलीस्ट नहीं होगी, इन 4 स्टूडेंट्स में तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लेंगे। उन 12 टेबल्स को मैंने 3 राउंड्स में डिवाइड किया हुआ है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि पहले राउंड में आप चेक करो कौन सा टेबल 2 3 5 और 7 का, दूसरे राउंड में आप चेक करो 11 13 17 और 19, और तीसरे राउंड में आप चेक करो 23 29 31 और 37। क्यों राउंड्स मैंने बनाए हैं और क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, क्योंकि अगर हम पहले 2 से देखेंगे 2 में नहीं लगेगा तो 3 में, 3 में नहीं लगेगा 5 में, 5 में नहीं लगेगा तो 7 में, देन उसके बाद 11, देन उसका 13, देन 17, देन 19, देन 23, देन 29, देन 31, देन 37। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर दूसरी टेबल्स क्यों नहीं, तो मैं आपको एग्जांपल दूं। सपोज मैं 4 की टेबल, तो अगर 4 की टेबल से होगा तो ऑटोमेटिक 2 में आएगा ही, 6 की टेबल से होगा तो 2 और 3 में ऑलरेडी आ रहा होगा। देन व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे हैं, आपका बेस वीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन 12 टेबल्स को आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लो, और इन 12 टेबल्स को मेरी इजी टेक्निक से याद रख लो, जो मैंने आपको बताया कि टेबल 2 to 99 कैसे इजीली याद की जाती है, उस वीडियो में मैंने पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब मैं आपको बता रहा हूं कि इन टेबल्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं। मैंने दिया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एंड 37। अगर 2 की टेबल में आपको चेक करना है कि वो जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है वो 2 की टेबल में आ रहा है कि नहीं, तो आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। यस, इवन यानी 0 2 4 6 8। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं जैसे 78 3840 4296, इन सब में लास्ट डिजिट जो है वो इवन है। 3 की टेबल के लिए कैसे पता चलता है, तो जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उन सारे डिजिट्स को प्लस कर लो। जैसे यहां पे नंबर दिया हुआ है 240, तो मैंने 2 + 4 + 0 किया, कितना आया 6। अब वो जो आंसर आया अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो इंटीजर जो आपको दिया गया है, जैसे यहाँ पे 240 है, तो वो भी 3 की टेबल से डिविजिबल होगा, मतलब वो रिड्यूस फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से 5 के लिए चेक करना हो तो 5 के लिए लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में 75 5240 4295। इसी तरह से 7 को कैसे चेक करें, तो 7 के लिए क्या होता है रिमेनिंग नंबर माइनस 2 इंटू लास्ट डिजिट। अब ये क्या होता है, जैसे कि आपको नंबर दिया हुआ है 651, आपको चेक करना है ये 7 में आता है कि नहीं, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है 1, उसको 2 से आप मल्टीप्लाई करो और बाकी के जो 2 डिजिट्स बचे उसको हम बोलते हैं रिमेनिंग डिजिट्स। तो 65 आप वहां पे देख सकते हैं लास्ट कॉलम में 65 - 1 × 2, तो क्या हो गया 65 - 2 तो इक्वल्स टू 63। अब 63 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, यस सर आता है, 7 9 = 63, इसका मतलब 651 भी 7 की टेबल में आएगा। इसी तरह से 11 की टेबल को कैसे चेक करते हैं, तो रिमेनिंग नंबर माइनस लास्ट डिजिट। यस, जैसे 396 है, तो आप 39 में से 6 माइनस करो, कितना हुआ 33। अब 33 11 के टेबल में आता है, यस 11 3 =
तो इसका मतलब 396 भी 11 की टेबल में आएगा। इसी तरह से 13 की टेबल में चेक करें तो कैसा होगा, रिमेनिंग नंबर प्लस 4 इंटू लास्ट डिजिट। अब यहां पे रिमेनिंग नंबर यानी कि 16, लास्ट डिजिट यानी कि 9, तो मैंने क्या किया 16 प्लस 9 इंटू 4 यानी 36, 16 प्लस 36 52, 52 13 की टेबल में आता है, यस सर 4 जा आता है, तो इसका मतलब ये 13 की टेबल में आएगा कौन 169। इसी तरह से 17 के लिए चेक करें तो क्या होता है, रिमेनिंग नंबर माइनस 5 इंटू लास्ट डिजिट यानी कि 323, सपोज मैंने एग्जांपल लिया तो 32 माइनस में क्या करूंगा 3 इंटू 5 क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 3, तो कितना हो गया 32 माइनस 15 तो यानी कितना हुआ 17। अब 17 70 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, यस आता है सर 1 जा, तो इसका मतलब 323 भी 17 से डिविजिबल होगा। 19 के लिए कैसे चेक करते हैं, तो रिमेनिंग नंबर प्लस 2 इंटू लास्ट डिजिट यानी 228 सपोज मैंने लिया, तो रिमेनिंग नंबर 22 है और लास्ट डिजिट 8 है, तो मैं क्या करूंगा 22 प्लस 8 इंटू 2 यानी 16, तो 22 प्लस 16 38, 38 19 की टेबल में आता है, यस सर 2 जा आता है, तो इसका मतलब 228 भी आएगा 19 की टेबल में। 23 के लिए कैसे चेक करते हैं, तो रिमेनिंग नंबर प्लस 7 इंटू लास्ट डिजिट, तो 184 सपोज मैंने नंबर लिया, तो रिमेनिंग नंबर इज 18 और 4 इंटू 7 यानी 28, तो 18 प्लस 28 यानी 46, 46 23 की टेबल में आता है, यस सर 2 जा, तो इसका मतलब 184 भी 23 की टेबल से डिविजिबल होगा। देन 29 के लिए कैसे चेक करते हैं, तो रिमेनिंग नंबर प्लस 3 इंटू लास्ट डिजिट, तो सपोज मैंने यहाँ पे 522 लिया, तो 52 इज रिमेनिंग एंड लास्ट डिजिट इज 2, तो मैं क्या करूंगा 52 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 52 प्लस 6 यानी 58। अब 58 29 की टेबल में आता है कि नहीं आता है, यस सर आता है 2 जा, तो इसका मतलब 522 भी 29 से डिविजिबल होगा। देन 31 के लिए कैसे चेक करते हैं, तो रिमेनिंग नंबर माइनस 3 इंटू लास्ट डिजिट, तो मैंने सपोज नंबर लिया 1271, यस 1271, तो रिमेनिंग नंबर इज 127, लास्ट डिजिट इज 1, तो क्या हो जाएगा 127 माइनस 1 इंटू 3 यानी 127 माइनस 3 यानी 124। अब 124 31 की टेबल में आता है, यस सर 4 जा आता है, तो इसका मतलब 1271 भी 31 से डिविजिबल होगा। एंड लास्ट इज 37 के लिए कैसे चेक करते हैं, तो रिमेनिंग नंबर माइनस 11 इंटू लास्ट डिजिट, तो 125 सपोज मैंने एग्जांपल लिया, उसमें रिमेनिंग नंबर क्या है, तो 125 8 में से 8 लास्ट डिजिट है, 125 रिमेनिंग है, तो 125 माइनस 8 इंटू 11 यानी 88, तो 125 में से 88 माइनस किया तो कितना हुआ 37 की में आता है, यस सर 1 जा आता है, तो इसका मतलब 1258 भी आएगा ही, डिविजिबल होगा ही। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कितना इजी हो जाता है अगर हम कुछ बातें लर्न कर लें, आप कोई भी टेबल को बहुत इजीली लगा सकते हैं। 10 से 15 मिनट से इस चीज को, सब में रिमेनिंग नंबर्स है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि किस में माइनस करना है कौन से डिजिट से और किस में प्लस करना है कौन से डिजिट से, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आया होगा और हमें बेहद खुशी हो रही है जब हमारे पास काफी बच्चों के व्हाट्सएप आ रहे हैं, होमवर्क वो लोग भेज रहे हैं, एंड वी इटरनली फील वेरी हैप्पी कि हम इस लॉकडाउन में बच्चों की इतनी हेल्प कर पा रहे हैं और बच्चे भी हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। रियली इट मोटिवेट अस। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। और होमवर्क मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक में, तो वंस अगेन आप उसे पीडीएफ फॉर्म में से डाउनलोड कर लीजिए और उसे होमवर्क जरूर कीजिए। 50 सम्स हमें करने ही है अगर हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे जो है हाउ टू सॉल्व सम्स ऑफ सिंप्लीफाई गिवन विथ मिक्स साइन। नाउ व्हाट इज दैट? जब एक ही सम में प्लस भी हो, माइनस भी हो, डिवीजन भी हो, मल्टीप्लिकेशन भी हो, तो इन सबको हम कैसे सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप, वो हम उसमें सीखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। Please, once again, I want to say that please take precautions while going outside and be safe. Thank you very much. Jai Hind.